वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज का जन्म शताब्दी समारोह। पीएम मोदी ने डाक टिकट सिक्के जारी किए, कहा आचार्य विद्यानंद का जीवन त्याग की मिसाल। गुरुग्राम महिला मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी पर बहस। सीएम सैनी ने कहा आपातकाल में कांग्रेस ने बड़े अत्याचार किए थे। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल से वोटिंग। मोतिहारी के विभा बनी पहली ई वोटर। 26 जिलों की 42 नगर पालिका में मतदान। पुरी में तीनों रथ पहुंचे गुंडिचा मंदिर। 9 दिन मौसी के यहां ठहरेंगे भगवान। 2 दिन की रथ यात्रा, 10 लाख ज्यादा श्रद्धालु। कोलकाता गैंगरेप केस में मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि। शरीर पर काटने करोचने के निशान। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे पर फिर बंद हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर 1 जुलाई से 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल और 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल को नहीं मिलेगा तेल। 15 साल पुरानी पेट्रोल डीजल और गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप पर दिल्ली पुलिस की नई टीम तैनात रहेगी और पेट्रोल पंप पर पुराने वाहन के लिए हाईटेक भी कैमरे लगे हैं। 10 साल डीजल वाली पुरानी गाड़ियों को नहीं होगी एंट्री। औरैया से खबर आ रही है, जहां पर 200 करोड़ की जमीन कब्जाने का बड़ा खुलासा। फर्जी पट्टों से 48 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। 55 लोगों पर एफआईआर। रसूखदार भी आरोपियों में शामिल। चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़े से कराई जमीन अपने नाम और एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जमीन ग्राम सभा में दर्ज। डीएम के निर्देश पर लेखपाल ने कराई रिपोर्ट दर्ज। महिलाएं और राजनीतिक परिवार भी लपेटे में। 1987-88 में तैयार किए गए थे फर्जी दस्तावेज।
उमेश अवस्थी इसी खबर पर हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पुराने वाहन हैं अब उनको जो डीजल पेट्रोल होगा नहीं मिलेगा, 10 साल जो पुरानी गाड़ियां होंगी उनको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। हाँ। तो खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की खबर है औरैया से, जहां पर 200 करोड़ की जमीन कब्जाने का बड़ा खुलासा और फर्जी पट्टों से 48 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। 55 लोगों पर एफआईआर, रसूखदार भी आरोपियों में शामिल हैं। चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़े से कराई गई जमीन अपने नाम और एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जमीन जो कि ग्राम सभा में दर्ज है। डीएम के निर्देश पर लेखपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिलाएं और राजनीतिक परिवार भी लपेटे में हैं। 1987-88 में तैयार किए गए थे फर्जी दस्तावेज। औरैया से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़े से जमीन कब्जा कराई गई थी। 200 करोड़ की जमीन कब्जा कराने का ये बड़ा खुलासा। फर्जी पट्टों से 48 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का ये मामला है। उमेश अवस्थी इसी खबर पर है। उमेश, जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के बैकुंदरा का है, जहां पर चकबंदी के दौरान बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आया, जहां पर 1987-88 में बनवाए गए फर्जी पट्टों से करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़प लिया गया। अब औरैया डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने 200 करोड़ की 48 एकड़ जमीन पर 55 लोगों पर दिव्यापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने में तमाम तरह के जो राजनीतिक परिवार है वो भी शामिल है। युवक युवतियां राजनीतिक परिवार के साथ 55 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 55 लोगों पर कार्रवाई कब होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि करोड़ों रुपए का जो मुआवजा हड़प कर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खत्म भी हो चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या उनके परिवारजनों पर यार जो मुआवजे की रकम है वो वसूली जाती है। इस जो 48 एकड़ की जमीन में कई ऐसे करोड़ों रुपए के भवन बने हैं और कई कॉमर्शियल जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो भी बने हुए हैं। अब कार्रवाई करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि तमाम तरह से जो अवैध कब्जों को औरैया में खाली कराया गया है, तो इस जो 48 एकड़ जमीन है उस पर कार्रवाई कब तक होती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए उमेश। और औरैया से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर 6 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की एक कार्रवाई और दिव्यापुर व कोतवाली क्षेत्र के गुंडों का निष्कासन। औरैया से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की। कोर्ट के आदेश पर 6 माह के लिए जिले से बाहर किया गया और आरोपी गुंडे सक्रिय हैं। शांति भंग की आशंका। पर प्रशासन सख्त है और रंजीत, सोनू, अजीत, रेशु, नदीम व रवि पर कई केस दर्ज हैं। थानों को मिला निगरानी और नियम उल्लंघन का निर्देश है। और इसी के साथ ही 20 जून को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई और प्रशासन का संदेश, कानून व्यवस्था में सुधारी जरूरी है। दिव्यापुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश पर 6 माह के लिए जिले से बाहर किया गया।
उमेश अवस्थी इसी खबर पर है। उमेश, जानकारी क्या है? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं रंजीत, सोनू, अजीत पर, कितनी सत्यता देखी जाए? और खबर आपको बता देते, बाराबंकी में करोड़ों की ठगी कर भागी LUCE यानी कि ल्यूस कंपनी के एजेंट ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एजेंट स्वामी दयाल मिश्रा 55 वर्ष ने शनिवार सुबह घर के बाहर आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ठगी के मास्टरमाइंड अब तक फरार चल रहे हैं और पुलिस पर ठगों को संरक्षण देने का भी आरोप है। ल्यूस कंपनी के एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे तंग आकर आज स्वामी दयाल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। स्वामी दयाल के 2 पुत्र हैं। लखनऊ में किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी होते ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एजेंटों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सफदरगंज थाना क्षेत्र के केवलापुर मजरे भवानीपुर का मामला। स्वामी दयाल मिश्रा है मेरे पिताजी यहाँ पे। क्या हुआ था पूरा मामला? ये 2014 से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे थे। तो 26 नवंबर 2024 को संस्था स्कैम कर गई। जो इसके मेन आला अधिकारी थे, वो संस्था जब भगी तो वो निकल गए यहाँ से। फिर पुलिस जब आई तो छोटे छोटे एजेंटों को सिर्फ परेशान करना चालू किया और उसी में मेरे पिताजी को जेल लेके चली गई। पिताजी मेरे थोड़ा स्वाभिमानी आदमी थे। फिर उसके बाद वहाँ से जब आए तो पुलिस ने इतनी धाराएं लगा रखी थी कि केसी मुकदमा के चक्कर में वो आए दिन इतना प्रताड़ित रहते थे कि उन्होंने खूब बहुत परेशान होकर फिर आज सुबह करीब वही 4-5 बजे अपनी जीवन की लीला समाप्त की। क्या फांसी लगा लिया था? जी भैया। स्वामी दयाल मिश्रा जी उम्र में बड़े थे। क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? कारण यही है जो स्वामी दयाल मिश्रा जी ने किया है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले आपको पीछे जितने भी लोग खड़े दिख रहे हैं सब बेचारे ऐसे ही घुट के मर जाएंगे, क्योंकि इतना जनता परेशान कर रही है। क्योंकि सबको ये लगता है कि एजेंट दोषी है। और जो हमारे महामूर्ख जो सीनियर थे उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी माया, उनके भाई मनोज राजपूत जो है एडवोकेट हैं और कैशियर थे बाराबंकी में, पूरा पैसे का करोड़ों का लेन देन ये करते थे। ये फरार हैं और पूरा संरक्षण इनको प्रशासन दे रहा है। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हैं। राहुल, क्या जानकारी है? जिस तरह से एजेंट ने फांसी लगा करके जान दे दी है और जो ल्यूस कंपनी के और भी एजेंट हैं उनका प्रदर्शन भी देखा जा रहा है और कंपनी पर भी आरोप है और पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये LUCC कंपनी द्वारा ठगी का मामला काफी चर्चा में रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की इस कंपनी ने। लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कंपनी थी जिसमें अलग अलग डायरेक्टर्स थे। उसमें कुछ फिल्मों की हस्तियां भी इनके प्रचार प्रसार में शामिल थी, जिनको बाद में पार्टी बनाया पुलिस ने। लेकिन जो एजेंटों का आरोप है कि जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, बहुत कम कार्रवाई ऐसी हुई है जो दिखाने के लिए, पब्लिक की सांत्वना के लिए की गई इनके डायरेक्टर्स के ऊपर। बाकी सारी पूरी जिम्मेदारी एजेंट्स के ऊपर थोप दी गई। पब्लिक भी एजेंट्स को ही दोषी समझती है क्योंकि पब्लिक ने एजेंट के जरिए से ही पैसा जमा किया था और पुलिस भी एजेंट पर ही कार्रवाई कर रही है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर के स्वामी दयाल ने आज आत्महत्या कर ली। इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज था और 2 महीना इन्होंने जेल भी काटी थी, नवंबर माह से लेकर जनवरी माह तक। जनवरी में ये जमानत पर बाहर आए और कल बीते दिन इनकी पेशी भी थी। पेशी से जब ये घर लौटे हैं तो इसके बाद देर रात इन्होंने आत्महत्या कर ली। इनके 2 बेटे जो हैं वो लखनऊ में किराए पर रह के मजदूरी करते हैं। उनको जानकारी जब दी गई तो वो लोग वहां से आए, फिर अपने पिता के शव को उतरवाया। पुलिस को जब जानकारी दी गई तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पंचनामा भर के। लेकिन जब ये मामला पब्लिक की जानकारी में आया तो उसके बाद भारी संख्या में एजेंटों की भीड़ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमा हो गई। हमने उनसे बात करने का भी प्रयास किया तो उनका ये आरोप था कि जब से यह पूरा मामला हुआ है एजेंटों ने कई महीने तक लगातार धरना प्रदर्शन किया, जिस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी हैं पूरे मामले करके वो फरार हैं, करोड़ों रुपया लेकर के पब्लिक का। और उसके अलावा उनकी जो संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती थी वो बहुत कम था। जो उनका आरोप है कि संपत्ति पर सही तरीके से कुर्की नहीं की, जबकि लखनऊ, बाराबंकी सहित अन्य कई जनपदों में इनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसको यदि प्रशासन चाहे तो कुर्क करके लोगों का पैसा लौटाया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से एजेंटों का आरोप है कि एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते आज एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में और भी एजेंटों को इसी तरह जान गंवानी पड़ सकती है।
राहुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी कंपनी के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो मामले हैं जिनको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है? क्योंकि ये जो मामला निकल कर आया है, एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली है, उससे पहले भी आप बता रहे हैं कि कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। देखिए, इस पूरे मामले में जो ये कंपनी थी, इसमें बड़ी संख्या में एजेंट बाराबंकी में काम कर रहे थे और ये सिर्फ बाराबंकी जनपद ही नहीं, पूरे देश भर में कई राज्यों में इन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा था। और जो इसमें जानकारी निकल के आई, जो आंकड़े निकल के आए, उसके अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए का पब्लिक का इन्होंने गबन किया है। एजेंट तो इस तौर पर काम कर रहा था जैसे अन्य कंपनियों में एजेंट काम करते हैं, बीमा के लिए काम करते हैं या किसी के धन जमा निकासी का काम करते हैं। तो वो जो मुख्यतः जो धन जमा हुआ उसको लेकर के कंपनी के डायरेक्टर फरार हो गए और ये लोग जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं, उन्होंने एजेंट के जरिए से पैसा जमा किया था, इसलिए सारा आरोप एजेंट के ऊपर आने लगा। पुलिस ने जो कार्रवाई की, जैसा कि एजेंटों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई उन डायरेक्टर्स पर मजबूती से न करते हुए एजेंटों पर कार्रवाई करने का काम किया, जिससे क्षुब्ध होकर के करीब 1 महीने से अधिक समय तक लगातार गन्ना संस्थान में LUCC के एजेंटों का धरना चलता रहा। कई समय अधिकारियों का आना जाना रहा, वार्ता विफल रही, क्योंकि उनकी जो मांग थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्ति कुर्क की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए और लोगों का पैसा उनको वापस कराया जाए, जिसको लेकर के एजेंट लगातार धरने पर बैठे थे। लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाइयां थी, इससे एजेंट नाखुश थे। काफी लंबे समय तक धरना चलता रहा लेकिन धरने का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अंत में पुलिस ने जाकर के उस धरना प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया, कहता है एजेंटों का आरोप है। आज जो ये इनकी आत्महत्या हो गई, उसके बाद भारी संख्या में एजेंट वहां मौजूद थे और सभी के चेहरे पर एक शिकन थी, एक परेशानी झलक रही थी और सबका स्पष्ट ये कहना था कि अगर इसी तरह के हालात रहे, क्योंकि घर जाते हैं तो वो लोग परेशान करते हैं जिन्होंने हमारे जरिए से पैसा जमा किया था, और जब दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही हाल रहा तो प्रताड़ित होकर के आगे अन्य एजेंटों को भी अपने इसी तरह का रास्ता अपनाना पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद के साइबर क्राइम ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को बीमा कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फर्जी पॉलिसी बेचकर ठगता था। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने देश के 4 राज्यों में अब तक कुल 9 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को के कब्जे से पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 6 चेकबुक, 3 पासबुक, 14 ATM कार्ड, 6 और 4 सिम कार्ड, 1,98,000 रुपए नकद और एक कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। वहीं साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किए जाने की संभावना है। छोड़ने के बाद इन्होंने अपने अन्य साथियों की सहायता से कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स और फेक आईडी पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स खरीदे और उसके बाद उन्होंने जो उनके विभिन्न कंपनीज़ के जो पुराने ग्राहक थे जिससे उनकी पहले से वाकिफ़ रही थी, जिनका डेटा उनके पास ऑलरेडी था, उनको फ़ोन करके उन्होंने फेक पॉलिसीज़ बेचना प्रारंभ किया। कुछ ग्राहकों को ये कहा कि आपकी पॉलिसी अब हम रिन्यू करेंगे तो उसमें कुछ एडेड बेनिफिट्स हम आपको देंगे। कुछ लोगों को कहा कि आपकी पॉलिसी की अब समाप्ति हो गई है, अब हम उसको नया शुरू करेंगे। इस तरीके से उन्होंने कई ग्राहकों को, जो लगभग 10 राज्यों में बटे हुए हैं, ये सारे ग्राहकों का भी पता लगाया जा रहा है और अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से जो उनके पास से बरामद हुआ है, करीब 56 ऐसे फेक कैश रिसीट्स प्राप्त हुई हैं जो उन्होंने इस तरीके की धोखाधड़ी करके लोगों से ली है। ये 56 केस तो हैं ही और इन 56 केसेस को जब सिस्टम में रन किया गया तो ये पता चला है कि इनमें से 9 में NCRP पोर्टल, जो साइबर फ्रॉड पोर्टल है, उस पर केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और 3 में तो विभिन्न राज्यों में मुकदमे भी पंजीकृत। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी कॉल कर लोगों को बीमा पॉलिसी का शिकार बनाया करते थे। इस पूरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल
सीपी आलोक प्रियदर्शी जी, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से जो है ये लोगों को इस इन चीजों का शिकार बनाया करते हैं। जी सर। देखिए, गाजियाबाद कमिश्नरेट में एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये इंटर स्टेट गैंग है जिसमें कई राज्यों के विक्टिम शामिल हैं, करीब 10 राज्यों के विक्टिम समझ में आए हैं। इस गैंग के सरगना 2 व्यक्ति हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा और इनके साथियों के द्वारा तकरीबन 1000 से 1500 लोगों को फ़ोन करके फर्जी बीमा पॉलिसीज बेची गई हैं। इसमें कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो गैंग लीडर्स हैं, ये एक ऐसी कंपनी में काम करते थे, नोएडा बेस्ड कंपनी में, जिसके पास पुराने जो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है उनका डेटा रहता था। इनके द्वारा उस डेटा को काम करने के दौरान वहाँ से चुराया गया। फिर वो नौकरी छोड़ करके इन लोगों ने अपना गैंग खड़ा किया और उसके पश्चात इन्होंने कई लोगों को फोन करना शुरू किए, उनको झूठी पॉलिसीज, आकर्षक पॉलिसीज बेचना शुरू किया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के नाम पे या पॉलिसी को रिन्यू करने के नाम पे, और उसके बदले में जो पैसे इनको मिले उन्होंने न्यू अकाउंट्स में जमा कराए और उन न्यू अकाउंट्स से फिर उन्होंने अपने पैसे निकाल करके उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। ये जो बेजा पैसा था, इसके इस्तेमाल से इनके द्वारा 2 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, एक महिंद्रा थार और एक XUV 300, और इनके कब्जे से 1,98,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा बरामदगी में करीब 26 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 प्री-एक्टिवेटेड सिम बरामद हुए हैं, कई पासबुक्स और चेकबुक्स बरामद हुई हैं, अन्य भी फर्जी दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ करके अन्य तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और अन्य भी जो इसमें लोग प्रकाश में आए होंगे इस पूरे रैकेट में, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? अभी तक की पूछताछ से कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाश में नहीं आया, परंतु अभी और गहन छानबीन की जाएगी। लगभग कितने करोड़ का मामला है सर? इसमें बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ का लगभग मामला है। अब तक की पूछताछ से जो बेनिफिट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं गलत तरीके से, उसकी राशि तकरीबन 4.5 करोड़ की समझ में आ रही है। बाकी अभी और पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी जी। उन्होंने बताया कि लोगों ने किस तरीके से जो है फर्जी कॉल कर भोले भाले लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। और खबर एटा से आ रही है जहां पर तेज रफ्तार का कहर जारी है और एक कैंटर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। मासूम सहित भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई है। चाचा की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक मासूम भतीजे और भतीजी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल चाचा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उपचार उनका जारी है। बाइक सवार 33 वर्षीय राहुल घायल है और 13 वर्षीय शिल्पी और भतीजे 10 वर्षीय शिवांश नगला केल पोस्ट नगला चंपत्ति के निवासी हैं। घायल राहुल मासूम भतीजे और भतीजी को लेकर के जनपद हाथरस के सिकंदरा राव से जनपद फर्रुखाबाद अपने गांव लौट रहे थे। पूरा मामला एटा कोतवाली पिलुआ क्षेत्र के भदवास चौकी का बताया जा रहा है। और जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट की बरसाती नदियों में आई बाढ़ की खबर के बाद विधायक उमर अली खान, ब्लॉक साढ़ोली कदीम के प्रमुख भाजपा नेता विश्वास चौधरी, एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह और तहसीलदार पुष्पांकर देव ने अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से नदी किनारे न जाने की अपील भी की है। इनका रजिस्टर है थाने के अंदर। ये बता रहे हैं कि कितने जानवर इनके पास, कितने पशु इनके पास है, वो जितना मैचिंग होकर मालूम हो जाएगा। ये पूरा आदमी गलत बता रहे हैं। और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। जनता दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बकवास बताते हुए संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की वकालत की। साक्षी महाराज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता
और जो ऐसा कहता है वो देश के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने धर्म को का स्थायी धर्म बताते हुए कहा कि जैसे अग्नि का धर्म जलना है, वैसे ही इंसान का धर्म भी बदल नहीं सकता। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी जातिवाद का जहर फैला रही है। इटावा में कथावाचक के फर्जी पहचान पत्र के मामले पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या वह रोहिंग्या या आतंकी है जो पहचान छिपा रहा है। साक्षी महाराज के इन बयानों से राजनीतिक तापमान एक बार फिर से गर्म हो गया है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही, तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय, हम एकात्म मानववाद अंत्योदय की बात करते हैं, यह तुष्टीकरण जातिवाद की बात करते हैं। इटावा की घटनाओं को मैंने बहुत नजदीक से गहन अध्ययन करने के बाद देखा है। छद्मवेश में किसी को धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अगर कोई भी क्यों न हो, बहुत बड़ा अपराध है। मैं एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रमाण के साथ देना चाहता हूं। इस धरती पर रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, उसकी नाभि में अमृत था, और उत्तम कुल का, ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो भांति। जब वो सीता की चोरी करने के लिए एक महात्मा बन करके गया, तो जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो भांति, सो 10 शीश स्वान की नाई। उस ब्राह्मण को कुत्ता कह दिया गोस्वामी जी ने। किसी ब्राह्मण ने तो बुरा नहीं माना। और हरदोई की संडीला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी गुड्डू के पास से अन्य जनपदों की भी मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी को तकिया ग्राम सभा के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। लखनऊ और हरदोई से मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं को आरोपी अंजाम देता था। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अंतर्गत विगत दिनों कई मोटरसाइकिल चोरी घटना घटित हुई थी। इसमें वादी की तर्ज पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं इससे खुलासे हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। इस पेचकिंग क्रम में एक गुड्डू नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और जब इससे पूछताछ की गई थी, इसकी निशानदेही पर 10 बाइकें बरामद हुई थी, जिसमें 4 अन्य जनपद की हैं, 2 संडीला थाना क्षेत्र की जो चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं एवं 4 अन्य मोटरसाइकिलों की जानकारी की जा रही है एवं उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय चलाने भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। शहर के प्रतिष्ठित दुकान के समोसे में मिली गंदगी। कस्टमर को दिए गए समोसे में निकली फफूंदी और बाल।
मुन्ना समोसे की दुकान में ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़। प्लेट में समोसा तोड़ते ही गंदी देखकर कस्टमर हैरान। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, कस्टमर ने पुलिस और फूड विभाग को मामले की जानकारी दी है। मुन्ना समोसे वाले की ये दुकान में समोसे में गंदगी निकली है, तो एक समोसे का सैंपल लेने से फूड विभाग ने मना कर दिया है। कस्टमर प्रशांत कुमार ने डीएम को कॉल करके इस बात की जानकारी दी। मौके पर फूड विभाग की टीम ने सैंपल लेने के लिए माना है और एक समोसे का सैंपल लेने से फूड विभाग ने पहले इनकार किया था। कस्टमर प्रशांत कुमार ने डीएम को कॉल करके इस बात की जानकारी दी है। तो गोविंद नगर स्थित मुन्ना समोसे वाले का मामला और कानपुर से खबर, शहर के प्रतिष्ठित दुकान के समोसे में ये गंदगी मिली है, तो कस्टमर को दिए गए समोसे में फफूंदी और बाल निकले हैं। मुन्ना समोसे की दुकान में ग्राहकों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़। प्लेट में समोसा तोड़ते ही गंदगी देखकर कस्टमर हैरान रह गया और कस्टमर ने पुलिस और फूड विभाग को इस बात की सूचना दी। मौके पर फूड विभाग की टीम ने सैंपल लेने से मना किया। एक समोसे का सैंपल लेने से फूड विभाग ने मना किया। तो कस्टमर प्रशांत कुमार ने डीएम को इस बात की जानकारी दी है फोन के माध्यम से। कानपुर के गोविंद नगर स्थित मुन्ना समोसे की दुकान है। मधुर मोहन ब्यूरो चीफ इसी खबर पर है। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है, मुन्ना समोसे वाले की दुकान का ये मामला है, जहां पर एक कस्टमर ने एक वीडियो बनाया जिसमें समोसे में गंदगी दिखाई गई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे गोविंद नगर में प्रस्थान दुकान एक मुन्ना समोसे वाले की। वहां पर एक कस्टमर गया था, उसने समोसे मांगे और जब 2 समोसे उसने लिया, जैसे उसने समोसे फोड़ के चटनी डाली तो समोसे में काफी गंदगी देखने मिली, जिसकी उसने दुकानदार थी, लेकिन दुकानदार ये मानने तैयार नहीं था, जिसको लेके वहां पे थोड़ी झड़प भी दुकानदार से उसकी हुई। लेकिन जो ग्राहक था उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और फूड विभाग को दी। जब फूड विभाग खाद्य विभाग मौके पे पहुंचा तो उसने सिर्फ खाना पूर्ति की। जब खाना पूर्ति की, ग्राहक ने इसका विरोध किया कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये समोसा हम लोग खिलाए जा रहे हैं जिससे हम लोग तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन खाद्य विभाग कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा था, जिसकी शिकायत कस्टमर ने तुरंत जिलाधिकारी को सूचना दी और जिलाधिकारी ने उसको संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात की है। जी मधुर, क्या कारण था जो फूड विभाग सैंपल लेने से मना कर रहा था और कह रहा था कि एक समोसे की सैंपलिंग वो नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, जब फूड विभाग वहां पर आया, जब इसने जो कस्टमर था उसने कहा कि देखिए समोसा कितना बेकार है, उसने सब दिखाई में फफूंदी लगी है, तो जो ग्राहक से उसने साफ ये कहा कि देखिए एक समोसे की मैं सैंपल नहीं ले सकता हूँ और कोई चीज होती तो लेता। लेकिन जब भी ग्राहक ने बोला कि एक समोसा जो खराब है उसका सैंपल लीजिए, बाकी और सैंपल लीजिए, लेकिन यहाँ से खाना पूर्ति करते हुए नजर आए खाद्य विभाग, लेकिन डीएम ने तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। जी और मधुर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिसकी दुकान है मुन्ना समोसे वाले की, जो कि बताई जा रही है, तो दुकान मालिक का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, वहाँ जो कस्टमर से हम लोग जब मिलने बात हुई थी, कस्टमर जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की दुकान मालिक से, दुकान मालिक तो वहाँ पे मौके पर था, लेकिन जिनके कर्मचारी थे वो कैमरे सामने कुछ बोलने से तैयार नहीं थे। जी मधुर, जिस तरह से देखा जाता है मुन्ना समोसे वाले की कई सारी ब्रांचेस भी हैं कानपुर में, तो ऐसे में विश्वसनीयता की बात करें तो कैसे कस्टमर जाएंगे, क्योंकि कस्टमर तो विश्वास करके ही जाता है। जी बिल्कुल, ये जो मुन्ना समोसा अपने कानपुर में प्रतिष्ठित बहुत दुकान है, इनके समोसे में बहुत समोसे दिखते हैं, लेकिन ये जो आज एक कांड हुआ है जिसको लेके काफी अफरा तफरी मस्जिद हुई, क्योंकि मुन्ना समोसे वाली दुकान पे समोसा खराब मिलना, लेकिन इनकी और भी दुकान है, लेकिन जो डीएम से बात जो ग्राहक ने की है उनका साफ कहना है कि मैं इसकी कार्रवाई करवाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितनी और दुकान है वहाँ पे आज खाद्य विभाग की कार्रवाई की जाएगी। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी को भी जो कस्टमर है उसने सूचना दी थी, तो ऐसे में जिलाधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई? जिलाधिकारी ने सिर्फ आश्वासन दिया, पूरी तरह से शिकायत की। आज खाद्य विभाग की जो टीम आई हुई है उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। तो जिलाधिकारी साफ तौर पर उससे कहा है कस्टमर से कि हम इसकी तुरंत जाँच करवाएंगे। बहुत शुक्रिया मधुर पूरी जानकारी देने के लिए।
कानपुर से खबर बता रहे हैं, प्लेट में समोसा तोड़ते ही गंदगी देख करके जो ग्राहक था वो हैरान रह गया कि आखिर ये गंदगी इस समोसे के अंदर कैसे आई, और इस बात की जानकारी खाद्य विभाग को भी दी। और कानपुर से खबर आपको बताएंगे, उससे पहले आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर। रॉ के नए चीफ बने आईपीएस। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से खबर। रिसर्च एनालिसिस विंग में पराग जैन के नेतृत्व में तबादला हुआ है और खुफिया एजेंसी में नया अध्याय अब शुरू हुआ है पराग जैन की कप्तानी, और इसी के साथ ही रॉ के नए चीफ बने हैं आईपीएस अधिकारी पराग जैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1989 बैच के पंजाब कैडर के अफसर हुए रॉ के, और रिसर्च एनालिसिस विंग में पराग जैन के नेतृत्व में तबादले भी हुए। खुफिया एजेंसी में नया अध्याय चूंकि शुरू हुआ है। पराग जैन का कहना है कि बख्श सिंह हमारे साथ, जो कि हमारे सलाहकार संपादक हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है बड़ा तबादला और एक नई कमान भी सौंपी जा रही है, खुद पराग जैन कह रहे हैं एक नई कमान, नया अध्याय अब चूंकि शुरू होने वाला है। देखिए, ये तबादला नहीं है, ये नियुक्ति है। भारत सरकार में रॉ एजेंसी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी मानी जाती है, एनालिसिस विंग कहलाती है। 1989 बैच के पराग जैन है, ये पंजाब कैडर के अधिकारी हैं और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो इस पद पे इस पद के लिए चयन, इस पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बहुत चयन के लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। तो वो चूंकि ये देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है रा, और इसके लिए ये पराग जैन की नियुक्ति से कुछ न कुछ नए बदलाव रा में आएंगे, ऐसा मानना है, लोगों का मानना है। बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। तो नई नियुक्ति देखी जा रही है पराग जैन की। अब नया अध्याय है वो शुरू होने जा रहा है। तो 1989 बैच के पंजाब कैडर के अफसर हुए हैं रॉ के मुखिया। और कानपुर के सजेती कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की नहाने के बाद कपड़े फैलाते समय करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दयाराम के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों ने उन्हें घाटमपुर से 80 पहुंचाया, मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
बलरामपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपसी झगड़े में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पत्नी को मरा समझकर पति ने खुद को भी आग लगा ली। पेट्रोल डालकर पति ने खुद को जलाया। मौत टांगी के हमले से घायल है महिला को रेफर किया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की यह घटना। तो पेट्रोल डालकर पति ने खुद को भी जलाया, मौत हो गई है उसकी। पेट्रोल डालकर पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दोनों के बीच के विवाद का मामला बताया जा रहा है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की ये घटना है। पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। पत्नी को मरा समझकर पति ने खुद को भी आग लगा दी। तो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की घटना खबर बता रहे हैं आपको। बलरामपुर से आपसी झगड़े में पति पत्नी का विवाद हुआ और पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से कई हमले किए। पत्नी को मरा समझकर पति ने भी खुद को आग लगा ली। शंकरगढ़ से आपको ये खबर बता रहे थे। अब दुर्ग से खबर आ रही है, जहां पर दुर्ग में नगर निगम के औद्योगिक नगर क्षेत्र उत्तर वार्ड 17 में तालाब की पूरी मछलियां मरने से भारी बवाल मचा हुआ है। और जहां इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष संजय कोयले और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल मौके पर पहुंचे और निगम प्रशासन पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। तालाब सफाई के नाम पर घास को साफ करने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया गया, जिससे तालाब की सारी मछलियां मर गई। बता दें कि लगभग 10 एकड़ में फैले इस तालाब में सैकड़ों किलो अलग अलग किस्म की मछलियों की प्रजाति थी, जो कि अब मृत हो चुकी है। वहीं दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि यह एक बड़ा गंभीर मसला है। निश्चित तौर पर जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवलोकन करने के जो सबसे चीज़ जो दिखने में आ रही है कि इसमें खरपतवार का कोई केमिकल यूज़ किया गया, क्योंकि कोई भी खरपतवार या अपन जो केमिकल यूज़ करते हैं उसका मुख्य काम ये रहता है कि उसकी पत्तियों को ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है उसको ख़त्म कर देना, उसको अवरोध कर देता है। और यहाँ पर भी जो चीज़ें दिख रही है, पानी कलर का कम होना और मछलियों का मरना, ये दिखाता है कि ऑक्सीजन जो पानी के अंदर जो रहता है वो कम हो गया। उस मात्रा की वजह से, कम होने की वजह से मछलियाँ पूरी मर गई और पानी कलर चेंज हो गया। और आसपास अवलोकन करते हैं तो घास भी कुछ मरी हुई दिख रही है, जिसमें वो खरपतवार वाला केमिकल इसमें मिक्स हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। शक्तिनगर तालाब 14 एकड़ में है। वहाँ पे करीब 10,000 की आबादी
जिसमें जवाहर नगर, शक्ति नगर, कादम्बरी नगर और आसपास के लोगों को वो निस्तारी का तालाब था। वहाँ पर किसी ने दवाई डाल दी, उससे पूरा पानी काला हो गया और मछली मर गई। बहुत ही गंभीर लापरवाही नगर निगम द्वारा किया गया है। किसके कहने से दवाई डाली गई, क्यों डाली गई, कितनी मात्रा में डाली गई, ये प्रश्न है इसमें। तालाब सफाई के और भी बहुत उपाय हैं। नगर निगम द्वारा पॉन्ड क्लीनर खरीदा गया हमारे कार्यकाल में, जो जलकुंभी और सफाई के लिए उपयोग में आता है। उस पॉन्ड क्लीनर को उपयोग करना था। आप देख रहे हैं रजगात्र के लिए 2 परिवार खड़ा है। ये हजारों लोगों के निस्तारी के उपयोग में आता है ये तालाब। लगभग 10,000 की आबादी शांति नगर, शक्ति नगर, कादम्बरी नगर, जवाहर नगर, महात्मा गांधी नगर, यहाँ के लोग यहाँ निस्तारी में आते हैं और अनेक उपयोग में आता है। तो ये जो गंभीर कृत्य जिसने भी किया है ये क्षमा योग्य नहीं है। लाखों मछलियां इसमें मर गई है। इसमें उस तालाब की हमको कल निगम को जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो है मछलियाँ मर गई हैं और वहाँ पे जो पानी दूषित हो गया है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा जो वहाँ के वार्ड के सुपरवाइज़र हैं और दरोगा हैं, उनको कल नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया है कि घटना कैसी हुई है और इसके पीछे कारण क्या है, और हम उसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही निगम ने जो वहाँ पे मोटर की व्यवस्था की जा रही है ताकि वहाँ पे तालाब का जो दूषित पानी है उसको जल्द से जल्द उसको खाली किया जाए और दोबारा फिर जब बारिश का पानी आएगा तो उसको हम भर पाएंगे। और इसके बाद फिर जो है निगम जो है जो भी इसके पीछे शामिल है उनके पीछे कड़ी कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और सेंसिटिव मामला है। तो निगम इसके लिए बिल्कुल जो है इसके पीछे लगा हुआ है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा शनिवार को अम्बाला पहुंचे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए वे अम्बाला में निमंत्रण देने आए हैं। और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर गंगवा ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधियों को साफ संदेश है, या तो अपराध छोड़ें या फिर जेल की हवा खाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और पुलिस को सख्त कार्रवाई निर्देश दिए जा चुके हैं। अम्बाला में रुके हुए प्रोजेक्ट खासकर वार हीरोज स्टेडियम को लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित जांच के बाद काम जल्द शुरू कराया जाएगा। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है और सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को अम्बाड़ा पहुंचा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था और उसको आगे बढ़ाने का काम अब माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया। खबर यमुनानगर से आज समाजसेवी चिराग सिंघल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसमें शहर के सभी पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता शहर के एक रेस्टोरेंट में की गई। मीडिया में को दिए गए बयान में चिराग सिंघल ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को यमुनानगर के कैल गांव में हुई पीएम मोदी की रैली के लिए दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट द्वारा कुल लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया गया, जिसमें से सबसे आश्चर्यजनक बात आपको बता दें कि 3000 पत्रकारों के लिए खाने का इंतजाम खर्च 4.5 लाख रहा, क्योंकि इतने पत्रकार तो पूरे हरियाणा में भी नहीं है जितने कि सिर्फ यमुनानगर में भी रैली में दिखाई दिए। चिराग सिंघल ने पत्रकार एसोसिएशन से पूछा कि क्या यमुनानगर में हुए इस कार्यक्रम में 3000 पत्रकार आए थे क्या? सभी ने कहा कि मुश्किल से 200 से 250 की संख्या रही होगी। आपको बता दें कि इस पूरे बजट में 1.5 करोड़
से अधिक विविध खर्चों के तौर पर दिखाए गए हैं, जबकि सारा खर्च पहले से टेंडर से होता है तो विविध खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख हो सकता है। चिराग सिंघल ने 30,000 पुलिस कर्मी की तैनाती पर भी सवाल उठाए थे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।